हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि मंथली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे, लेकिन अब आरआरबी का हमारा एग्जाम लगा हुआ है, तो इसलिए आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, इसमें हम लोग क्या है वीकली इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। इसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर जरूर बताना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इतनी देर में आप लोगों को आंसर देने की भी कोशिश करनी है और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग फर्स्ट वीक का डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग सेकंड वीक का डिस्कस कर लेंगे, पार्ट 3 में हम लोग थर्ड वीक का और पार्ट 4 में हम लोग फोर्थ वीक का। इस तरीके से वीकली सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर खुद से एक बार देने हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है कि आप लोगों को कितना स्कोर मिला। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। वेदांता हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर लॉन्ग सिंडिकेट लोन्स वर्थ ₹10,000 करोड़। वेदांता ने किस बैंक के साथ में 10,000 करोड़ रुपए के लंबे सिंडिकेट ऋण के लिए भागीदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है सिंडिकेट लोन, ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है सिंडिकेट लोन। तो क्या होता है सिंडिकेट लोन? जब ग्रुप ऑफ लेंडर्स के द्वारा बहुत सारे बारोवर्स को लोन दिया जाता है तो उसे हम लोग जो है सिंडिकेट लोन के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्टनरशिप हुई है इसमें 5,000 करोड़ रुपए SBI ने लगाया है और बाकी के 5,000 करोड़ रुपए जो है वो वेदांता के द्वारा लगाया गया। जो 10,000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए पार्टनरशिप की गई है, इसमें से 5,000 करोड़ रुपए ये SBI ने लगाया हुआ है, ठीक है, और बाकी के 5,000 करोड़ रुपए जो है ये वेदांता ने लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी अमाउंट जो है डिवाइड किया गया है। और वेदांता लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसके CEO कौन है? तो इसके CEO जो है वो सुनील दुग्गल जी हो जाएंगे। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र। ये बात हो गई वेदांता लिमिटेड की। SBI के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है SBI का। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे SBI के तो रजनीश कुमार जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप रिसेंटली। हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ था, तो ये आप लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है ना। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जो है फ्यूचर ग्रुप को अभी रिसेंटली एक्वायर कर लिया है। और ये एक्वायर जो है कितने रुपए में हुआ, कितना अमाउंट हुआ है? तो 24,713 करोड़, मैं लिख दे रहा हूँ 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज एक्सटेंडेड बाय द जापान टू इंडिया एज एन इमरजेंसी लोन टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जापान ने भारत को आपातकालीन ऋण के रूप में कितनी राशि और दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर सी। 50 बिलियन जापानीज येन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इंडियन रुपीज़ में हम अगर इसकी बात करें तो लगभग 3500 करोड़ INR, ठीक है ना, लगभग 3500 करोड़ INR। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 बिलियन जापानीज येन। और यह किसी भी देश के द्वारा इंडिया को दी जाने वाली सबसे ज़्यादा मदद है। इस लोन पर 0.01% का इंटरेस्ट रेट भी लगेगा और ये इंटरेस्ट रेट जो लगेगा ये एनुअल लगेगा, ठीक है ना, ये एनुअली काउंट होगा, ठीक। और 15 साल के भीतर ये लोन जो है चुकाना होगा। 15 साल के भीतर ये लोन जो चुकाना होगा और इसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। 4 साल का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा, ठीक है। और जापान की यहाँ पर बात हुई है तो जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी। PM शिंजो आबे अभी तक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने 28 अगस्त को रिजाइन कर दिया। 28 अगस्त को हेल्थ इश्यूज़ के कारण उन्होंने PM के पद से रिजाइन कर दिया। और जापान में भी कोई PM अभी नहीं है, किसी भी PM को नॉमिनेट नहीं किया गया, अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जापान की बात हो गई। और करेंसी की अगर हम लोग बात करें, जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी यहाँ पर ये लिखा ही है जापानीज येन,
तो ये जो जापानीज येन हो जाएगी ये इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 बिलियन जापानीज येन। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जापान ने भारत को इमरजेंसी लोन के रूप में 50 बिलियन जापानीज येन लोन के रूप में दिया, और इसको अगर हम लोग INR में बात करें तो 35,000 करोड़ रुपए, ये जो है 3500 करोड़ रुपए जो है ये INR में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच अमाउंट विल इन्वेस्ट बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितनी राशि का निवेश किया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा आप लोग बताओ। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, एक बार आप लोग आंसर खुद से दिया करो और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 650 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 650 मिलियन यूरो, ठीक है ना। और ये जो रेलवे लाइन, मेट्रो रेलवे लाइन है, ये जो सिटी, ये कितने किलोमीटर की है, तो 32.4 किलोमीटर की, ठीक है ना। 32.4 किलोमीटर की जो है ये रेल लाइन है, और इसको जो है, इसमें जो है 18 एलिवेटेड और 12 अंडरग्राउंड स्टेशंस भी हैं। 18 एलिवेटेड और 12 अंडरग्राउंड स्टेशन भी हैं, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा यूरोपियन यूनियन से बाहर किया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले लखनऊ मेट्रो में 450 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक ना। 450 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट EIB के द्वारा किया गया था। EIB ने जो है, EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, EIB ने भोपाल, पुणे और बेंगलोर मेट्रो रेल सिस्टम्स में भी इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर EIB की बात हो रही है, EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है लग्जमबर्ग में हो जाएगा, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर जो है ये लग्जमबर्ग में हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वर्नर होयर जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, वर्नर होयर जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और इसका जो आंसर हो जाएगा 650 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ ई-कॉमर्स मार्केट इन द इंडिया बाय 2026 एज पर रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स रिलीज बाय द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पेपाल। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और पेपाल के द्वारा जारी फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स नामक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य क्या हो जाएगा। इस रिपोर्ट का नाम याद रखना आप लोग, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ये रिपोर्ट का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और पेपाल ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है ना। और अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 200 बिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग DSCI भी बोलते हैं, ठीक है ना, और पेपाल दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली इस रिपोर्ट को जो है जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये भी क्योंकि पूछ लिया जाता है। और इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें सामने आई। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड में भी इजाफा हुआ। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा निकल के सामने आई वो ये निकल के आई कि ई-कॉमर्स मार्केट जो है 2026 तक 200 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक ई-कॉमर्स मार्केट कितने मतलब अमाउंट तक पहुंच जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 200 बिलियन USD तक, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स मार्केट जो है 2026 तक 200 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। जबकि अगर हम लोग 2018 की बात करें तो 2018 में यह सिर्फ 50 बिलियन था। 2018 में यह सिर्फ 50 बिलियन था और ये 50 बिलियन USD, और ये 2026 तक जो है ये 200 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 तक इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो बढ़कर 835 मिलियन हो जाएंगे, जबकि 2018 में ये 560 मिलियन थे। 2018 की अगर हम लोग बात करें तो 560 मिलियन यूजर्स जो थे वो इंटरनेट यूजर थे, और 2026 में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 2026 में ये बढ़कर 835 मिलियन, ठीक ना, 835 मिलियन हो जाएगा। तो 2026 तक जो है 835 मिलियन इंटरनेट यूज़र हो जाएंगे इसी रिपोर्ट के अनुसार। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 200 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर डाटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, व्हाट इज द
कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज जीडीपी इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में कितनी कमी आई है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23.9, ऑप्शन नंबर सी। अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पर हो हल्ला हो रहा है कि जीडीपी जो है मोदी जी की वजह से इतनी कम हो गई, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23.9%, ठीक है। 31 अगस्त 2020 को NSO 31 अगस्त 2020 को NSO द्वारा इस डाटा को जारी किया गया, जिसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 21 के Q1 में जो है 23.9% की कमी आई है। और ये Q1 कब से कब तक होता है? अप्रैल से जून तक। हम लोग इसकी बात करें अगर, तो अप्रैल से जून तक, ठीक है ना। अप्रैल से जून तक के बीच में जो है 23.9% की कमी आई है। ब्लूमबर्ग सर्वे के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 18% की कमी का अनुमान है। अभी जो ब्लूमबर्ग का सर्वे हुआ था उसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में 18% की कमी का अनुमान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी कमी आई है। IMF के अनुसार ग्लोबल जीडीपी में 4.9% की कमी का अनुमान है। कितने का? 4.9% की कमी का अनुमान है ग्लोबल जीडीपी में, ठीक है ना। और ये किसके अनुसार है? IMF के अनुसार, ठीक है ना। अब IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोग कमेंट कर बता दीजिए फटाफट, और हम लोग तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ SBI इकोरैप, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21? SBI इकोरैप के आकलन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी क्या है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग खुद से बताओ इसका आंसर, एक बार आप लोग खुद से बताओ। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को साथ में देते हुए चलना है, और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। जो भी स्कोर आ रहा है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -10.9%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा -10.9%। SBI इकोरैप की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 10.9% की कमी का अनुमान लगाया गया। और पहले यह अनुमान जो था ये -6.8% का था, ठीक ना। पहले SBI इकोरैप के अनुसार इंडिया की जीडीपी 2021 में जो है -6.8 रहने वाली थी, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसे अब कम कर कितना कर दिया गया? -10.9% हो गया, ठीक है ना। और 1996 के बाद में 1996 के बाद में ये इंडिया का सबसे ज़्यादा खराब ग्रोथ परफॉर्मेंस है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -10.9%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु हैज़ गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ सर्विस एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का सेवा विस्तार किसे मिला है, ठीक ना। किसे 6 महीने का सेवा विस्तार मिला हुआ है CBDT के अध्यक्ष के रूप में? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद चंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 28 फरवरी 2021 तक, ठीक है ना। अब ये 28 फरवरी 2021 तक CBDT के चेयरमैन बने रहेंगे। और ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1982 बैच के ये IRS ऑफिसर हैं, ठीक है। फरवरी 2019 में सुशील चंद्रा को सक्सीड कर ये CBDT के चेयरमैन बनाए गए थे। यानी कि ये भी बनाए कब गए थे? ये फरवरी 2019 में ये बनाए गए थे। और अभी इनका कार्यकाल फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब ये जो है 28 फरवरी 2021 तक CBDT के चेयरमैन बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद चंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी रिसेंटली? हाल ही में किस कंपनी द्वारा AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ICICI बैंक ने गूगल असिस्टेंट पर लीगो नाम से एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया हुआ है। लीगो जो है ये ICICI प्रूडेंशियल का कस्टमर सर्विस चैटबॉट है। इसके माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स अपनी क्वेरीज को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चैटबॉट है ये इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ में इसमें 9 और इंडियन लैंग्वेजेस को जो है ये मतलब इनबिल्ड किया गया है, और ये 9 और इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अपने स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर अपना पॉलिसी नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलकर इसमें वॉइस चैट की जा सकती है। और यहाँ पर
बात हुई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनएस कन्नन, ये जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। तो ये हो गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात। बाकी एचडीएफसी, एसबीआई, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर कर बताइए, ठीक है ना। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक ना। बेसिकली ये ज्वाइंट वेंचर है। और ये किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड और प्रूडेंशियल, ठीक है ना, कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड, इसका इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। और ये जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये यूके बेस्ड कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। तो इन्हीं दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। लीगो, ये वाइस चैट बोर्ड जो लीगो है, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन एंड व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑफ बैंक्स डेबिट कार्ड बाय इनोवेटिव पीओएस टर्मिनल रिसेंटली। इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन और किस बैंक ने हाल ही में इनोवेटिव पीओएस टर्मिनल द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड पर किफ़ायती विकल्प प्रदान करने के लिए भागीदारी की है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ये जितनी भी बैंकें हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कुछ भी याद आ रहा है आप लोग उसको कमेंट कर कर बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप लोग खुद से बताइए। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक ने अपने डेबिट कार्ड पर कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जो कि डेबिट कार्ड होल्डर्स को इनोवेटिव पीओएस पर ईएमआई का ऑप्शन भी प्रदान करेगा, ठीक है ना, ईएमआई का ऑप्शन प्रदान करेगा। और यहाँ पर इनोवेटिव की बात हुई है, इनोवेटिव पेमेंट सर्विसेज की बात हुई है, ठीक है ना, सॉल्यूशंस की बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलोर में हो जाएगा। बेंगलोर में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो अलुवा केरला में हो जाएगा। केरला में एक जगह है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके टैगलाइन की बात करें तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर जो है ये फेडरल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। फेडरल बैंक का मैंने बता दिया, बाकी बैंक का हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोग कमेंट करके बताओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द नॉड फ्रॉम IRDAI टू फॉर्म इट्स ओन क्रॉप इंश्योरेंस फर्म। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IRDAI से अपनी खुद की फसल बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अपनी खुद की क्रॉप इंश्योरेंस फर्म खोलने के लिए आंध्र प्रदेश को IRDAI से जो है अप्रूवल मिल गया है। और इस फर्म का क्या नाम होगा? तो इस फर्म का नाम होगा आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इस फर्म का नाम होगा। और आंध्र प्रदेश को भी इसके लिए IRDAI से अप्रूवल भी मिल गया है। और आंध्र प्रदेश बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसने अपनी खुद की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की हुई है और बाकायदा इसके लिए अपनी एक खुद की फर्म भी खोली हुई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश से पहले और कौन कौन से राज्यों ने अपनी खुद की क्रॉप इंश्योरेंस फर्म खोली? तो इस कंडीशन में आप लोग आंसर लगाइएगा बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। बिहार और वेस्ट बंगाल ये दो ऐसे राज्य हैं जिनके पास में अपना खुद का इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस फर्म है, ठीक है ना। मतलब कि बिहार और वेस्ट बंगाल ने भी अपनी खुद की क्रॉप इंश्योरेंस फर्म स्कीम लॉन्च की हुई है। आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी राज्य की YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को ही रन करेगी, जो पहले से एक फ्री स्कीम चलती आ रही है। और उस स्कीम का क्या नाम है? YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। उसी को जो है ये APGIC जो है ये रन करेगी, ठीक है ना। और अथॉराइज्ड कैपिटल के बारे में अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी की जो भी ओपन की गई इसकी अथॉराइज्ड कैपिटल जो है 101 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए किसानों को ई-कृषक ऐप पर रजिस्टर करना होगा। कौन से ऐप पर? मैं लिख रहा हूँ ई-कृषक ऐप पर जो है किसानों को रजिस्टर करना होगा। और थोड़ा सा भी रिवीजन करते हैं, इसी से मिलता जुलता कुछ रिवीजन करते हैं।
पोषण अभियान के इम्प्लीमेंटेशन में आंध्र प्रदेश अभी नंबर 1 पर रहा था। जो प्रधानमंत्री द्वारा ये पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक पर रहा था। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नाम से एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ था। फिर से सुन लीजिए, ये पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में हालांकि पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन अभी रिवीजन करें तो थोड़ा सा एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटका, मैं लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नाम से एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया हुआ था। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और इसकी कैपिटल क्या होगी ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ में और भी जो स्टेट दिए गए हैं इनकी सीएम और कैपिटल आप लोग कमेंट कर बताइए जो भी याद आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Who is the head of the 6-member working group constituted by the IRDAI to study index-linked product for life insurance companies? IRDAI द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स का अध्ययन करने के लिए गठित 6 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश पंत। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट का अध्ययन करने के लिए IRDAI ने 6 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, और इस वर्किंग ग्रुप का हेड जो है कौन है? दिनेश पंत। दिनेश पंत जी जो है वो इस वर्किंग ग्रुप के हेड हैं। और यहाँ पर बात हुई है इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट की, यहाँ पर बात हुई है इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट की। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके रिटर्न को एक इंडेक्स पर बेंचमार्क कर दिया जाता है। इससे पॉलिसी होल्डर्स को गारंटीड वैल्यू रिटर्न के रूप में मिलती है। इन प्रोडक्ट्स का रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से जुड़ा होता है। इसे 10 साल के सरकारी बॉन्ड या फिर इक्विटी इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी से जोड़ा जा सकता है। सरकारी बॉन्ड से जुड़े होने के कारण इसमें रिस्क जो है वो कम होता है, जबकि इक्विटी बेस्ड इंडेक्स के साथ में के साथ जुड़े होने के कारण रिटर्न मिलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना। ये शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन पर लौटते हैं। IRDAI जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन नहीं देता, लेकिन ये कंपनियां अभी IRDAI से बार बार डिमांड कर रही हैं कि इन्हें भी इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट बेचने की अनुमति दी जाए। तो इसके लिए IRDAI ने दिनेश पंत जी की अध्यक्षता में 6 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बना दिया। अब इस वर्किंग ग्रुप को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अब ये जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है यह क्या क्या काम करेगा ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि इस वर्किंग ग्रुप का क्या काम होगा और ये कितने महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है इसको, तो 2 महीने में, ठीक ना। 2 महीने में इसको अपनी रिपोर्ट IRDAI को सौंप देनी है। और ये जो वर्किंग ग्रुप होगा ये इंडिया में इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है या नहीं इसकी जांच करेगा। यह भी जांच करेगा कि ट्रेडिशनल सेविंग प्रोडक्ट्स के मुकाबले इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट कस्टमर्स की ज़रूरतों और हितों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे या नहीं। इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर और ऑपरेशन के बारे में भी स्टडी करेगा। तो ये सब काम जो है ये इस वर्किंग ग्रुप को करना है। अभी तक हम लोग यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानते थे, और अगर इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सही तरीके से दे दी, पॉजिटिव भेज दी, तो जल्द ही मार्केट में आईलिप यानी कि इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, ठीक ना। अगर इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी तो यूलिप के बाद जल्दी ही आईलिप नाम से एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में आ जाएगा। आईलिप यानी कि आईलिप का क्या मतलब हो जाएगा, इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और यहाँ पर IRDAI की बात हुई है, तो IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में होगा, ठीक ना। IRDAI का हेडक्वार्टर जो है ये हैदराबाद में हो जाएगा। और इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्र कुंतिया जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अब थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं, कुछ रिवीजन भी जरूरी है। तो IRDAI ने सुरेश माथुर की अध्यक्षता में 9 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, और इस ग्रुप का काम जो है पैंडेमिक रिस्क टूल के फॉर्मेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक ना। पैंडेमिक रिस्क टूल
पैंडेमिक रिस्क टूल के फॉर्मेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसकी रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए जो है IRDAI ने सुरेश माथुर की अध्यक्षता में 9 लोगों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ड्रोन इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अध्ययन करने के लिए IRDAI ने अंजन डे, मैं लिख रहा हूँ अंजन डे की अध्यक्षता में 9 लोगों का एक और वर्किंग ग्रुप बनाया है, ठीक है ना। ड्रोन इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए, ड्रोन इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अध्ययन करने के लिए IRDAI ने अंजन डे की अध्यक्षता में 9 लोगों का वर्किंग ग्रुप और बनाया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Who has got a 1-year service extension as a CMD of India Trade Promotion Organization? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है? ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा LC गोयल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी LC गोयल इसका आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा अब, ठीक ना। 1 सितंबर 2021 तक इनका टेन्योर रहेगा, इनका कार्यकाल भी रहेगा। और ये 1979 बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर हैं। अगस्त 2015 में ITPO में CMD के रूप में अपॉइंट किए गए थे। ये कब अपॉइंट किए गए थे? तो अगस्त 2015, ठीक ना। अगस्त 2015 में ये जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में CMD के रूप में ये अपॉइंट किए गए थे, और अभी इनका कार्यकाल फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब ये जो है 1 सितंबर 2021 तक जो है ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के CMD बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as MD and CEO of साउथ इंडियन बैंक? साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुरली रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मुरली रामकृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने VG मैथ्यू को सक्सीड किया है, ऑप्शन में ये भी दिया है, ऑप्शन में ये भी दिया है। क्वेश्चन को जब टफ करना होता है तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इन्होंने किसको सक्सीड किया। तो इस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने VG मैथ्यूज को जो है इन्होंने अभी सक्सीड किया है, और इनका टेन्योर जो है ये मुरली रामकृष्णन जी का टेन्योर जो है वो 3 सालों के लिए रहेगा, ठीक है ना। 3 सालों के लिए इस पद पर ये बने रहेंगे, और ये 30 मई 2020 को ICICI बैंक से सीनियर जनरल मैनेजर की पोस्ट से भी रिटायर हुए हैं। कब रिटायर हुए हैं? 30 मई 2020 को ICICI बैंक के सीनियर जनरल मैनेजर की पोस्ट से ये रिटायर हुए हैं। 1 जुलाई 2020 को इन्होंने साउथ इंडियन बैंक में ही एज ए एडवाइजर ज्वाइन किया था। एस कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? यस कृष्णन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ये जितने भी बैंकें हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। टैगलाइन भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टैगलाइन भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में हेडक्वार्टर और टैगलाइन याद करते रहा करिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड सिंध बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने यस हरिशंकर को रिप्लेस किया, इन्होंने यस हरिशंकर को रिप्लेस किया। इससे पहले ये कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अभी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। फिर से सुनिए आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की यहाँ पर बात हुई थी, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और भी जो बैंकें बची हुई हैं इनका हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोग कमेंट कर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has signed an MOU with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to develop the MSME ecosystem in the state? ठीक है, किस राज्य ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। और ये MOU यूके सिन्हा कमेटी, यूके सिन्हा, ठीक है ना। और ये MOU जो है यूके सिन्हा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में साइन किया गया है। RBI ने MSME सेटअप के लिए यूके सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिससे कि सिडबी और स्टेट गवर्नमेंट को
और ज़्यादा फोकस्ड रखा जा सके, उसी के रिकमेंडेशन के बाद में ये डिसीजन लिया गया है। इस MOU के साइन हो जाने के बाद सिडबी द्वारा महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को भी डेवलप किया जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अभी। तो अभी जून में सिडबी ने स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड SCRF का भी सेटअप किया, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे। SCRF के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अपने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में पढ़ाया गया है, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सिडबी की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ यूपी में हो जाएगा। लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। CMD की अगर हम लोग बात करें सिडबी के, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो हैं वो इसके CMD हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी, CM उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। और गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और इन्हें अभी गोवा का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी को भी गोवा का भी गवर्नर बना दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी इस समय महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह के, दोनों ही राज्यों के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। As per revised priority sector lending guidelines released by RBI, the loan limits has doubled for which sector? RBI द्वारा संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों के अनुसार किस क्षेत्र के लिए ऋण सीमा दुगनी हो गई? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, अभी RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एक नई गाइडलाइन, रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की, और इसमें पूछा गया है कि कौन से सेक्टर के लिए जो है लोन लिमिट जो है दुगनी हो गई है रिवाइज्ड गाइडलाइन के अनुसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि हेल्थ सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों की जो है लोन लिमिट जो है वो डबल कर दी गई है इसके RBI के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसके अनुसार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी लोन लिमिट को दुगना कर दिया गया है। 4 सितंबर 2020 को RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए नई गाइडलाइनें जारी की थी। कब जारी की? 4 सितंबर 2020 को, ठीक ना। और इसके अनुसार, और जब ये नई गाइडलाइन जारी की गई तो इसमें कुछ और कैटेगरीज को भी ऐड किया गया, और जो है मतलब जो पुरानी कैटेगरीज थी उसमें उनका क्या हुआ, उनकी लोन लिमिट भी बढ़ा दी गई। अब कौन कौन सी कैटेगरीज और ऐड की गई इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 50 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप जो है, इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, इसको भी लोन दिया जा सकेगा। सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन के लिए फार्मर्स को लोन दिया जा सकेगा, इसको भी एक अलग कैटेगरी के रूप में लिस्ट कर दिया गया है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी जो सेटअप लगाते हैं उनको भी लोन दिया जा सकेगा, इसके लिए भी एक अलग कैटेगरी बना दी गई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है ना। और इन सभी कैटेगरीज को ऐड किया गया है, और पहले से ऐड कैटेगरीज जो थी उनका लोन अमाउंट डबल कर दिया गया है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका लोन अमाउंट डबल किया गया? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A digital credit card named Lazy UPI has launched by which company? Lazy UPI नामक एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, लेजी पे। ऑप्शन नंबर E, लेजी पे इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो लेजी पे है ये पेयू की सब्सिडरी है, ठीक है ना। ये लेजी पे जो है ये पेयू की सब्सिडरी है। तो आप लोग ऑप्शन देख कर आंसर क्लिक करिए। अगर लेजी पे नहीं दिया रहेगा, पेयू दिया रहेगा, तो आप लोग पेयू को ही लगा दीजिएगा। हालांकि लेजी पे दिया रहेगा क्योंकि ये सब्सिडरी है, इसका मतलब ये अलग से कंपनी ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ये जो लेजी पे है ये पेयू की सब्सिडरी है, ठीक है ना। बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपनी तरह का पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है ये। बाय नाउ पे लेटर, अभी आप लोग खरीद लो, बाद में आप लोग पे करते रहिएगा, EMI बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो ये अपनी तरह का पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है ये। 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट UPI ट्रांजैक्शन के लिए इसमें दी जाती है। पेयू की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो पेयू का हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में है, ठीक ना। नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। CEO इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अनिर्बन मुखर्जी जो है वो पेयू इंडिया के CEO हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which bank has partnership with Impage payment system to launch a cardless cash withdrawal facility from ATMs through the instant money transfer IMT system recently? हाल ही में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर IMT प्रणाली के माध्यम से ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने इम्पेज पेमेंट सिस्टम के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर B। RBL बैंक ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। RBL बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई, ठीक है,
मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे आरबीएल बैंक की, तो विश्ववीर आहूजा जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इम्पेस पेमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ही होगा। इम्पेस पेमेंट सिस्टम का हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई में ही होगा। इसके फाउंडर और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रवि राजा गोपालन, ठीक है, रवि राजा गोपालन, ये जो है इम्पेस पेमेंट सिस्टम के सीईओ हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा एक बार आप लोग खुद से दीजिए, क्योंकि अब हम लोग खत्म करने वाले हैं अपना वीडियो, तो आप लोगों को अभी अपना स्कोर भी कमेंट कर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना इसका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को अभी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और आयुष्मान खुराना को उनकी फिल्म अंधाधुन के लिए 2019 में जो है 2019 में बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है ना। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये पुणे महाराष्ट्र में होगा। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो तरुण सिंह जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। जर्मन बेस्ड KfW आईपेक्स बैंक हैज फिनेंस्ड 10 मिलियन यूरो लोन टू विच कंपनी टू फैसिलिटेट जर्मन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। जर्मन आधारित KfW आईपेक्स बैंक ने भारत को जर्मन निर्यात की सुविधा देने के लिए किस कंपनी को 10 मिलियन यूरो का ऋण दिया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जर्मन एक्सपोर्ट्स को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए KfW आईपेक्स बैंक ने 10 मिलियन यूरो, अगर हम लोग 10 मिलियन यूरो को इंडियन करेंसी में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 87 करोड़, 10 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 87 करोड़ रुपए का लोन श्री इक्विपमेंट फाइनेंस को दिया है। और KfW आईपेक्स बैंक की अगर हम लोग बात करें, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ठीक ना। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सितंबर फर्स्ट वीक का को है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर, ठीक ना, 7 सितंबर 2020 तक का करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और अभी आप लोगों का एग्जाम आ गया है तो इसलिए हम लोग क्या है कि वीकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी रहे, आप लोग टाइम से इसको पढ़ सकें और रिवाइज भी कर सकें, ठीक है ना। और अब आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट कर बताना है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को कितने मार्क्स मिले। और अगले हफ्ते की करंट अफेयर्स, अगले हफ्ते की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को जैसे ही ये वीक खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीकली आप लोगों को भी प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।